नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो जगहें हैं वहां पर आज सुबह घने कोहरे के बीच हुई है और दिल्ली एनसीआर में आज घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। सुबह से ही सड़कों पर कोहरा दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी तकरीबन शून्य हो गई है और सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार भी इसकी वजह से धीमी हो गई है। ये 4 जगहों की अलग अलग हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कोहरा कितना घना आज सुबह से ही यहाँ पर है और सड़क पर चलना इसकी वजह से बेहद मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने इसको लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। ट्रेन और हवाई यात्रा पर भी कोहरे का खासा असर पड़ा है क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी कम है। दिल्ली आने वाली 25 ट्रेनें लेट चल रही हैं, 110 उड़ानें भी देरी से पहुंची हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने घर से निकलने से पहले उड़ानों के बारे में पता करने की एडवाइजरी जारी की है और सुबह सुबह काम पर या यात्रा पर निकलने वाले जो लोग हैं उनके लिए कोहरे की वजह से देर से अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं वो, और नए साल से पहले कोहरे के साथ जो ठंड है उसने भी दस्तक दे दी है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर भी खराब हालत में है और औसत AQI 350 के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना जारी की गई है। वहीं जो आज हवा की गति है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अनुमान लगाया गया है। इस वक्त मैं दिल्ली के अक्षरधाम पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि सामने से आ रही गाड़ियाँ आपको नहीं दिखाई देगी। इतना घना कोहरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये लगातार ये तस्वीरें पूरे दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय से है। हवा की गति होने के बाद भी इस वक्त कोहरे से आपको बिल्कुल भी यहाँ पर आराम नहीं मिल रहा है और ये स्मॉग की स्थिति भी यहाँ पर है क्योंकि प्रदूषण भी इस वक्त बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से खांसी यहाँ पर हो रही है ये लगातार स्मॉग के चलते है। दिल्ली का आज का औसतन AQI 380 का आंकड़ा पार कर गया है, यानी कि बेहद खराब श्रेणी में है। वहीं आज जो पूर्व अनुमान जारी किया गया था इसके तहत आज दिल्ली का औसतन AQI 400 का आंकड़ा पार कर सकता है। वहीं दिल्ली के आनंद विहार में सबसे ज़्यादा आंकड़ा दर्ज किया गया जो कि 400 पार करके यानी कि गंभीर श्रेणी में है। नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम ये तीनों इलाके भी 300 का आंकड़ा पार करके बेहद खराब श्रेणी में इस वक्त है। लगातार ये तस्वीरें देखी जा रही है, लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको बिल्कुल दूर दूर तक आपको सिर्फ गाड़ियां यहाँ से गायब होती दिखाई देंगी, सिर्फ और सिर्फ उनकी लाइट्स मिलेगी। ऐसे में जो लोगों को अपने ऑफिस पहुँचने में आज समय लगेगा क्योंकि जाहिर सी बात है 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियाँ सड़कों पर चल रही है और ये बेहद ज़रूरी है कि आप इस समय फॉग लाइट्स और हेडलाइट्स ऑन कर कर ही गाड़ी चलाएं। यही IMD द्वारा भी जारी किया गया है ताकि और साथ ही साथ अपनी एयरलाइंस से आप संपर्क में रहें क्योंकि एयरलाइंस इससे प्रभावित होती है। जो ट्रेन्स आपने पहले से बुक करी होगी वो प्रभावित रहेंगी क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम है। दिल्ली की विजिबिलिटी इस वक्त 50 मीटर पर है, सफदरजंग पर दर्ज कर गई है और पालम में जो दिल्ली का बाहरी इलाके में आता है पालम, वहाँ पर 125 मीटर पे विजिबिलिटी को दर्ज किया गया है। लगातार तस्वीरें पूरे दिल्ली एनसीआर से आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की भी फिलहाल यही हाल है। हर तरफ घना कोहरा आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में बाहर निकल रहे हैं तो गाड़ी में फॉग लाइट्स को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। कैमरामैन सुशील राठी के साथ शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV, दिल्ली। तो हमारे सहयोगी शुभांग दिखा रहे थे आपको कि किस तरह के हालात इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पीछे एक धमाके से जुड़ा फोन आने के बाद पूरे इलाके को खाली कराया गया है और पुलिस उसकी गहनता से जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की जांच में एक टाइप किया हुआ खत भी मिला है जिसमें इजरायल के प्रति भारी गुस्से का इजहार किया गया है और इस खत में एक ग्रुप का भी जिक्र है जिसने कुछ धार्मिक नारे भी लिखे हैं और लिखा है कि जिहाद जारी रहेगा। आपको बता दें कि धमाके से जुड़ा फोन दिल्ली के दमकल विभाग को आया था, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम, दिल्ली पुलिस और FSL की टीम ने मौके पर पहुंचकर यहां पर जांच शुरू की। इस सनसनीखेज घटना के बाद सेंट्रल दिल्ली और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इजरायली दूतावास के पास के जो इलाके हैं और दूतावास के पिछले हिस्से के एक खाली प्लॉट की गहनता से जांच की जा रही है। This evening, several minutes after 5, an explosion occurred in close proximity to the embassy. All our workers are safe, all our diplomats are safe. Our security teams are working in full cooperation with the local Delhi security, and they will investigate the matter further.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू के दौरे पर जाएंगे और हाल ही में हुए आतंकी हमले को लेकर ये दौरा जो है वो बहुत अहम माना जा रहा है। यहाँ पर माना जा रहा है कि राजनाथ सिंह जम्मू में एक समीक्षा बैठक लेंगे और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राजौरी और पुंछ भी जा सकते हैं, जहां हाल ही में आतंकी हमला हुआ था। सोमवार को सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भी राजौरी पुंछ का दौरा किया था। उन्होंने कमांडरों को निर्देश दिए कि आतंक के खिलाफ अपने अभियान को पेशेवर तरीके से चलाएं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का राजौरी पुंछ दौरा ऐसे समय हुआ जब सेना एक मुठभेड़ में अपने 4 जवानों को खो चुकी थी। बाद की पूछताछ के लिए पकड़े गए 3 लोगों की मौत को लेकर सवाल उठ रहे थे। सेना प्रमुख ने साफ कहा कि सेना पेशेवर ढंग से काम करे, कोई लापरवाही ना हो, ना ढिलाई हो, लेकिन जवाबदेह सेना की तरह काम करे। आर्मी चीफ ने वहां पे कहा है कि आवर कंडक्ट शुड बी प्रोफेशनल, यानी कि हम जो काम करें ये सोच समझ के करें कि हम भारत की सेना है और हमारा जो है ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड बहुत ही आला किस्म का है। सो वी शुड नॉट डू एनीथिंग जिससे कि आम लोगों को कहीं पर भी चोट पहुंचे या क्षति पहुंचे। सेना ने 3 लोगों की संदिग्ध मौत पर अपनी जांच भी शुरू कर दी है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू होते ही इलाके के ब्रिगेड कमांडर को उस जगह से हटा दिया गया है। पुलिस भी अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर अपनी जांच कर रही है। सुरक्षा बलों के लिए यह चुनौती और भी बढ़ जाती है जब आतंकी कश्मीर के बजाय जम्मू इलाके पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पिछले साल 1.5 साल से कोशिश की जा रही है जम्मू रीजन को डिस्टर्ब करने की, और उसमें खास तौर पर उन्होंने राजौरी पुंछ का इलाका चुना है क्योंकि ये बिल्कुल LOC के पास है और एक बार आप अंदर आ गए तो आपको छुपने की बहुत सारी जगहें हैं, गुफाएं हैं, जंगल हैं घने, तो उतना ही डिफ़िकल्ट है आर्मी और पुलिस के लिए ऑपरेट करने के लिए। मेरा ये मानना है कि लोकल लड़कों का इस्तेमाल करना चाहिए। लोकल लड़के जो हैं वो पूरे टेरेन को जानते हैं, हर पगडंडी को जानते हैं, गुफाओं को जानते हैं, छुपने की जगह को जानते हैं। 400-500 लड़के को रिक्रूट करके एज स्पेशल पुलिस ऑफिसर पुलिस और आर्मी के साथ लगा देना चाहिए। लगता है बदले हुए हालात में सुरक्षा बलों को राजौरी पुंछ में आतंकियों से निपटने के लिए नई रणनीति अपनाने की जरूरत है। सेना के सामने चुनौती दोहरी है, आतंकवाद से भी लड़ना है और स्थानीय लोगों का भरोसा भी जीतना है। यह तभी संभव हो पाएगा जब वो पेशेवर ढंग से काम करेगी, जैसा सेना प्रमुख ने भी कहा है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अयोध्या में अगले महीने राम मंदिर का उद्घाटन होना है और इस जो आयोजन होगा इसमें सियासत से लेकर कला जगत की नामी हस्तियां जो हैं वो शामिल होंगी। प्रधानमंत्री मोदी समारोह में मुख्य यजमान होंगे और तैयारियों को लेकर यहां पर ढेर सारी बातें जो हैं वो हैं, लेकिन विपक्ष से जुड़े नेताओं के रुख सुर्खियां यहां पर बन रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। 22 जनवरी के उद्घाटन समारोह के लिए अलग अलग सियासी दलों के नेताओं को भी बुलावा भेजा गया है, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम को लेकर सियासत के रंग भी दिख रहे हैं। CPIM ने साफ किया कि वो राम मंदिर के उद्घाटन से दूर रहेगी। सीताराम येचुरी ने धर्म को निजी मामला बता रहे हैं। ये आमंत्रण हम स्वीकार किए, उसके बाद हमने उन्होंने पूछा नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, तो उसको जवाब नहीं दिया। अब ये बाकी ये जो प्रचार जो चल रही है, लेकिन इसके अंदर एक बात स्पष्ट रखना चाहूँगा मैं। देखिए, धर्म जो है वो एक पवित्र संबंध है एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच में। कौन होगा परमात्मा जिसके अंदर आस्था है हर व्यक्ति का, वो आस्था का हम पूरी की पूरी इज्जत करते हैं, संरक्षण करते हैं, वो अधिकार का हर इंसान के लिए। तो जहाँ तक आस्था और धर्म की बात है, उनके लिए हमारा पूरा का पूरा इज्जत है, रेस्पेक्ट। बीजेपी के लिए राम मंदिर सबसे बड़े मुद्दों में से एक रहा है। 2024 के लोकसभा और राज्यों के चुनाव में भी पार्टी के लिए अहम मुद्दा बना रहेगा। मैं देखती हूँ कि जिन लोगों को भारतीय परंपराओं पर गर्व नहीं है, जिन्होंने आज तक धर्म का इस्तेमाल करा है गलत तरीके से और भारत को विभिन्न जगहों पर बांटने का प्रयास किया और भारत की जो मर्यादाएं हैं और भारत की जो मान्यताएं हैं
उनको सही दिशा देने का जो नियम है वो भी नहीं किया और उनको सही तरीके से समझा भी नहीं। तो ये जो नासमझ किस्म के लोग हैं, ये वही नासमझी आज भी इन्होंने अपनी बातचीत से और अपने बयानों से करी है। वाम दलों के नेताओं ने अपना पक्ष रखा है। अब निगाहें कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेताओं पर टिकी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समारोह में बुलाया गया है। राहुल गांधी को निमंत्रण मिला है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी आमंत्रण की पुष्टि की है, लेकिन पार्टी के रुख के बारे में उन्हें पता नहीं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इस पे सियासी खेल भी शुरू हो रहा है और आने वाले दिनों में ये सियासी खेल और तेज होता दिखेगा। दिल्ली से मरिया शकील के साथ, लखनऊ से तनिष पंजाबी, एनडीटीवी। उधर बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय मंत्री अनुपम हाजरा को पद से हटा दिया है। यहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह फैसला लिया है। फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अनुपम हाजरा बोलपुर से टीएमसी के टिकट पर 2014 में सांसद चुने गए थे। वो बीजेपी का अनुसूचित जाति का युवा चेहरा थे। 2020 में पहली बार उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय मंत्री बनाया गया था। 2023 में उन्हें एक बार फिर से यही जिम्मेदारी दी गई थी और साथ ही वो बिहार बीजेपी के सह प्रभारी भी थे। कुछ समय से पार्टी लाइन से हटकर दिए अपने बयानों की वजह से वो विवादों में थे। उधर अपने पश्चिम बंगाल दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि वो सीएए को लेकर लोगों को भ्रमित कर रही हैं। दीदी कई बार हमारे शरणार्थी भाइयों को गुमराह कर रही कि सीएए होगा नहीं होगा, कानून बनाकर रुक गए। आज मैं आप सबके सामने कहकर जाता हूं, सीएए इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली है। जब लाल भाई यहां शासन करते थे, कम्युनिस्ट शासन करते थे और दीदी ने उनको हराया, देश भर में अच्छा लगा कि अब शायद बंगाल में परिवर्तन आएगा, बंगाल विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। मगर दीदी ने तो शासन ऐसा चलाया कि लोग कहने लगे कि कम्युनिस्ट अच्छे थे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अचानक सुबह झज्जर जिले के गांव छरा में पहुंचे। यहां पर वीरेंद्र आर्य अखाड़ा में पहलवानों से उन्होंने चर्चा की और इस दौरान वो मेडल वापस करने वाले पहलवान बजरंग पुनिया से भी मिले। राहुल गांधी के साथ बेरी विधायक रघुवीर कादियान भी मौजूद हैं। हमारा जो रूटीन होता ना रेसलिंग का, वो देखने के लिए आए। वीडियो बनाई थी उन्होंने। हाँ, कुश्ती की उन्होंने। और की एक्सरसाइज की? बिल्कुल। आपके साथ किया? मेरे साथ ही कर रहे थे। तो क्या खास देखने आए थे वो जो आप लोगों के? वो ये देखने आए थे कि भाई जो एक खिलाड़ी होता है उनका जीवन कैसे होता है, कि रेसलिंग का जीवन कैसे होता है, तो वो देखने के लिए आए थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिली हार के बाद कांग्रेस ने इन राज्यों में पार्टी में जान फूंकने की कवायद जो है वो शुरू कर दी है और इसको लेकर पार्टी का पूरा जोर जो नए नेतृत्व है उसको बढ़ावा देने पर है और पुराने नेताओं के अधिकतम इस्तेमाल पर है। पार्टी ने सबसे पहली कोशिश मध्य प्रदेश से शुरू की है। काफी मंथन के बाद राज्य में प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता के तौर पर नए नेताओं को बिठाया गया है। युवा नेता जीतू पटवारी को कमलनाथ की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह उमर सिंघार को विधायक दल का नेता बनाया गया है। 40% वोट कांग्रेस के सारे प्रत्याशियों को मिलकर मिले हैं। मैं मानता हूं कि इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टियां कमज़ोर नहीं हैं और हमारे सफिशिएंट विधायक भी हैं। लोकसभा का इलेक्शन सामने है और संगठन को दुरुस्त करना हमारी जिम्मेवारी है। 40% वोट कैसे 51% हो, इसकी पूरी रणनीति और खासकर युवा और महिलाओं को कांग्रेस पार्टी के साथ कैसे जोड़ें, ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक तरह से लक्ष्य होगा। दूसरा बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ में किया गया है। कांग्रेस को मिली अप्रत्याशित हार के बाद वहां भी नए नेतृत्व पर भरोसा जताया गया है। महासचिव सचिन पायलट को राज्य का नया प्रभारी बनाया गया है। वहीं अशोक गहलोत को पार्टी की नेशनल अलायंस कमेटी का सदस्य बनाया गया है।
सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान ने दोनों नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करने को कहा है। उनके आने से छत्तीसगढ़ में पराजय को भूलकर कांग्रेस पार्टी एक नए उत्साह के साथ और नई ऊर्जा के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तत्पर होगी। हमें यकीन है कि माननीय सचिन पायलट जी के आने से कांग्रेस एक नए सिरे से पुनः तैयार होकर के कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की झूठ का, उनके झूठे वादों का, उनके झूठे गारंटी का मुकाबला करने में सक्षम होगी। सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी अहम बदलाव किए गए हैं। प्रियंका गांधी को राज्य की प्रभारी पद से हटा दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि प्रियंका को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि उनके चुनाव लड़ने को लेकर अभी भी सस्पेंस है। प्रियंका की जगह अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है। पांडे को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। केंद्रीय स्तर पर भी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन में बदलाव किए हैं। हालांकि चौंकाने वाली बात यह रही कि इनमें कुछ नए चेहरों को तो शामिल किया गया है, लेकिन ज्यादातर पुराने चेहरों को ही फेरबदल करके बनाए रखा गया है। महासचिव के तौर पर सचिन पायलट एकमात्र नए चेहरे के रूप में शामिल किए गए हैं। कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ से हटाकर उत्तराखंड का प्रभारी बना दिया गया है। रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश के प्रभारी से तो हटा दिया गया, लेकिन कर्नाटक की जिम्मेदारी बरकरार रखी गई है। मोहन प्रकाश को बिहार का, जबकि रमेश चन्नीथला को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया है। इसलिए केंद्रीय संगठन की नई टीम को नई बोतल में पुरानी शराब भी कहा जा रहा है। राहुल गांधी की बहुत हद तक छाप है। राहुल गांधी खुद तो जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते, बैक सीट ड्राइविंग करना चाहते हैं कि अपने लोगों को बैठा दें, उनको चलाएं। नई दिल्ली से मनोरंजन भारती के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में सभी वर्गों को आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार होने वाली परीक्षा को लेकर ये निर्देश जो है वो यहाँ पर दिए हैं। आयु सीमा को लेकर जगह जगह नाराजगी की खबरों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह फैसला लिया है। यूपी पुलिस में पुलिसकर्मियों की 60,244 पदों की भर्ती में पुरुषों के लिए 18 से 22 साल और महिलाओं के लिए 18 से 25 साल की आयु सीमा रखी गई थी। इसके विरोध में कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी। इन पदों के लिए आज से फॉर्म भरे जा सकेंगे और यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती के लिए 5 साल बाद आवेदन मांगे गए हैं। ऐसे में जो लोग सालों से इस भर्ती की तैयारी कर रहे थे, अब उम्र सीमा पार कर चुके थे। लंबे समय से ऐसे आवेदक आयु सीमा में छूट की मांग कर रहे थे। ऐसे में यूपी सरकार का यह फैसला इन युवाओं के लिए तोहफे की तरह है। और बात कोरोना की करते हैं। देश में कोरोना के 4,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। वहीं कर्नाटक में कोविड के JN1 वेरिएंट के 34 मामले सामने आए हैं, जिसमें 3 की मौत हो गई है और ऐसे में सरकार यहां पर सक्रिय हो गई है। कोविड को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक में तय किया गया कि रोज 5,000 RT-PCR टेस्ट का लक्ष्य जो है वो रखा जाए और साथ ही लोग मास्क यहां पर पहने। ये तस्वीर कर्नाटका केरल सीमा पर चामराजनगर की है, जहां केरल से कर्नाटका आ रहे लोगों का RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है। बेंगलुरु शहर के कई अस्पतालों में कोविड के लिए खास वार्ड तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि ये अंदेशा है कि टेस्ट बढ़ने के साथ साथ केस भी बढ़ेंगे। कोविड मामलों की कैबिनेट उप समिति की लंबी चली बैठक में जोर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर दिखा। We are ensuring that all the hospitals are ready in case of हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अस्पताल तैयार हों। अगर मामले तेज़ी से बढ़े तो ऐसे हालात को संभालने के लिए ICU बेड्स और ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, इसके लिए स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा मंत्रालय साथ साथ काम कर रहा है। हर तालुका में और सभी मेडिकल कॉलेज में कुछ वार्ड्स को सुरक्षित कर रहे हैं। अगले 3 महीने के लिए जरूरी दवा और साजो सामान हम इकट्ठा कर रहे हैं। all that is being procured also in advance, so that for next 3 months we should have enough in stock. कोविड मामलों की कैबिनेट उप समिति की बैठक के बाद कहा गया कि कोविड जैसे लक्षणों से लोग डरे नहीं, बल्कि एहतियात बरतते हुए अस्पताल जाएं। खुद ही CT स्कैन या एक्सरे न करवाएं, ये हानिकारक है।
60 साल या इससे ज्यादा उम्र के लोगों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं और लंबी बीमारी से ग्रस्त लोगों के लिए मास्क अनिवार्य है। बीमार बच्चों को स्कूल कॉलेज न भेजा जाए। इट इज अ लो टू मीडियम रिस्क। ये निम्न से मध्यम जोखिम वाला संक्रमण है। WHO और केंद्र सरकार का भी यही कहना है। जरूरी है कि लोग कोविड से बचने के लिए जिस तरह का व्यवहार करना चाहिए वो घर के बाहर होने पर करें। We have issued advisories based on the tax recommendation and the cabinet subcommittee's directions today. सरकार लोगों को भरोसा दिला रही है कि वो घबराए नहीं, एहतियात बरतें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनें और लक्षण मिलने पर अस्पताल जाएं। क्योंकि JN.1 भले ही खतरनाक वेरिएंट ना हो, लेकिन जो लोग लंबे अरसे से बीमारी से जूझ रहे हों या खतरनाक बीमारी के शिकार हों, उनके लिए JN.1 जानलेवा साबित हो सकता है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सोमवार देर रात जंगल से निकलकर एक बाघ ने गांव में आने से उसके दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम भी यहां पर पहुंची। बाघ को ट्रैंक्विलाइजर देकर पिंजरे में कैद किया गया और अपने साथ वो ले गए। ये रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के इस गांव में दिन भर बस बाघ की चर्चा रही। वन विभाग की चुनौती दोहरी थी। लोगों को बाघ के हमले से सुरक्षित रखना था और बाघ को भी बिना किसी नुकसान के काबू में करना था। सोमवार रात ये बाघ अपने रास्ते से भटककर कालीनगर के अटकोना गांव पहुंचा। एक घर की दीवार पर आराम कर रहे बाघ को देख कुत्ते भौंकने लगे। इसके बाद गांव वालों को खतरे की जानकारी मिली। अच्छा ये रहा कि बाघ ने किसी पर हमला नहीं किया। बिना किसी हरकत के ये जानवर दीवार पर सिमटा रहा और लोगों की भीड़ एक कतार में उसे देखने उमड़ी थी। सवाल है कि बाघ गांव में कैसे पहुंचा। यहां रहने वाले वन विभाग की लापरवाही को इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। वन विभाग का कोई आया अभी? आए हुए हैं, कुछ कर रहे हैं वो लोग? कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बातें मिला रहे हैं, लोगों को पढ़ रहे हैं बस। बाघ को पकड़ने गई वन विभाग की टीम कितनी तैयारियों के साथ पहुंची थी, इसकी भी कलई खुल गई। लड़खड़ाती टीम के लोग उसकी पूंछ पकड़ते नजर आए। तो हमने सारे जो उपाय करने होते हैं, जो प्रोटोकॉल फॉलो करने होते हैं NPCA की SOP के अनुसार, हमने उस बाघ को ट्रैंक्विलाइज करके अपने केज में ले लिया है। अब उसको थोड़ा सा उसको निरीक्षण करेंगे, उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। बाघ के आबादी वाले इलाकों में पहुंचने को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पिछले 4 महीनों में इनके हमलों में 5 लोगों की मौत हुई है और 2015 में टाइगर रिजर्व बनने के बाद से हमलों के करीब 50 मामले सामने आए हैं। पीलीभीत से विशाल विवेक, NDTV इंडिया। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध के करीब 3 महीने होने जा रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र की ओर से युद्ध विराम की कोशिशें यहां पर नाकाम होती रही हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जो युद्ध कल तक इजरायल हमास के बीच था वो पश्चिम एशिया से होता हुआ दूसरे इलाकों में पसर तो नहीं रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। जो युद्ध इजराइल हमास के बीच 7 अक्टूबर को हमास आतंकियों के 1200 इजरायली आम नागरिकों की हत्या के बाद शुरू हुआ, उसके 3 महीने होने जा रहे हैं। इस दौरान ये डर और बड़ा हो गया है कि पूरा पश्चिम एशिया इस युद्ध की चपेट में न आ जाए और कहीं ये इससे भी बड़े युद्ध की शुरुआत न हो। हमास के अप्रत्याशित हमले के बाद इजराइल ने बस जवाबी हमला ही नहीं किया, आसपास के देशों को भी हमले के दायरे में लेने का संकेत दिया। सीरिया के 2 हवाई अड्डों पर हमलों के साथ ये शुरुआत हुई। फिर सीरिया ने भी मिसाइलें दागी और इजराइल ने फिर जवाबी कार्रवाई की। उधर अमेरिका की चेतावनी के बावजूद उत्तर इजराइल पर हिजबुल्लाह लगातार हमले करता रहा और इजराइल जवाबी हमले। इस सब के बीच भूमध्य सागर में अमेरिका ने अपने जंगी जहाज तैनात रखे ताकि ऐसे हालात न हो कि इजराइल पर चौतरफा हमला हो। इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी पोस्ट पर भी ड्रोन से हमले करने की कई कोशिशें हुई। कुछ अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए। बीच में जब युद्ध विराम हुआ तो उम्मीद बंधी कि युद्ध खत्म हो सकता है, लेकिन करीब 110 बंधकों की रिहाई के बाद ही विराम टूट गया। इजराइल के जवाबी हमले में जब गाजा में आम लोगों के
औरतों बच्चों के मारे जाने की तस्वीरें सामने आने लगी, संख्या हजारों में जाने लगी, तो दुनिया के बाकी देशों से मानवीय विराम का दबाव बनने लगा। इजराइल हमास लड़ाई में हमारा लक्ष्य साफ है, इजराइल की मदद करना ताकि 7 अक्टूबर जैसी घटना फिर ना हो, युद्ध जल्द खत्म करना, आम नागरिकों की मौत कम से कम हो, बंधकों को घर वापस लाना और हिंसा रोक संस्थाई शांति बहाली। उधर हुती विद्रोहियों ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। लाल सागर, अरब सागर, हिंद महासागर में मोर्चा। कहा, हमास के साथ हैं। गाजा पर जब तक इजराइल हमले नहीं रोकता, इजराइल से जुड़े जहाज यहाँ सुरक्षित नहीं। पहला हमला गैलेक्सी लीडर पर हुआ। हुती विद्रोहियों ने उसे अगवा कर लिया। सब कुछ वीडियो पर। कई साल बाद हुए ऐसे हमले से पूरी दुनिया चौंक गई। सुएज नहर वाला ये रास्ता व्यापार के लिए बेहद अहम है। 12% समुद्री व्यापार यहाँ से गुजरता है, 10% तेल भी। डर सही साबित हुआ जब न सिर्फ इजरायली कनेक्शन वाले बल्कि किसी भी जहाज पर हमला होने लगा। भारत के तटों के बेहद करीब केमिकल टैंकर कैम्प्लूटो पर हमला हुआ। अब भारतीय नौसेना फौरी जांच के बाद कह रही है हमला ड्रोन से हुआ। एक और ऑयल टैंकर जो भारत आ रहा था उस पर लाल सागर में हमला हुआ। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए यमी कैम्प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में यमी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। अब भारत ने इलाके में युद्धपोतों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी है। उधर अमेरिका ने अपने कुछ सहयोगी देशों के साथ जहाजों की रक्षा के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन शुरू किया है। अंदेशा ये कि हमले ऐसे ही होते रहे तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी, सप्लाई चेन प्रभावित होंगी, देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। उधर अमेरिका ने इराक में हिजबुल्लाह के 3 ठिकानों को निशाना बनाया, उसके सैनिकों पर हमले के कारण। युद्ध का असर सब जगह दिख रहा है, पश्चिम एशिया से लेकर भारत तक, अमेरिका यूरोप तक, और एक नया खतरा ड्रोन वॉर का। सवाल उठ रहा है कि ये जंग खत्म होगी या और फैलेगी। लगातार चलते इजराइल हमास के बीच युद्ध को लेकर इस बार जीसस का जन्मस्थल माने जाने वाले बैतलहम ने क्रिसमस नहीं मनाया। यहां पर गाजा में युद्ध के साए में शांति की उम्मीद में गिरजाघरों में प्रार्थनाएं हुई। ईसाइयों के सबसे पावन माने जाने वाले बैतलहम में क्रिसमस के मौके पर सन्नाटा रहा। क्रिसमस की सजावट का सामान बेचने वाली दुकानें भी नहीं खुली। हर साल आने वाले सैलानियों का जत्था भी नहीं दिखा। सिर्फ जीसस के जन्म को लेकर एक आर्टवर्क लगाया गया। Christmas right now in different ways with joyful celebrations, lighting of Christmas trees. दुनिया क्रिसमस ट्री पर सजावट कर खुशनुमा उत्सव मना रही है, लेकिन यहाँ क्रिसमस पूरे वक्त ऐसा दिख रहा है। बच्चों को मलबे से निकाला जा रहा है। परिवार जिन्होंने अपना घर खो दिया, ढहे हुए घर। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया फिलिस्तीनियों के दर्द पर ध्यान दे, न्याय मिले, युद्ध विराम हो। Plight of the Palestinians, to our suffering and for the need and the urgent need for justice in this land and the very urgent need of a ceasefire. युद्ध के विरोध में जुलूस निकले, फिलिस्तीन का झंडा दिखा। दूसरी तरफ गाजा में मलबे के ढेर के बीच बीता क्रिसमस। इस प्रार्थना के साथ कि शांति लौटे। ये उत्सव बाकी से अलग है। फिलिस्तीनियों के लिए ये दर्द का उत्सव है। 5 दिन पहले मेरी बीवी और बेटी यहीं चर्च के प्रोग्राम में मारे गए। एक स्नाइपर ने उन्हें मार डाला। उनके पास कोई हथियार नहीं थे, वो किसी विरोध गुट के नहीं थे। 7 अक्टूबर को 1200 इजरायलियों की हत्या के बाद शुरू हुए इजराइल हमास युद्ध के 3 महीने होने को हैं। 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी इजरायली जवाबी हमलों में मारे जा चुके हैं। हमास ने अब भी 120 इजरायली बंधक बना रखे हैं और युद्ध फौरन खत्म होता नहीं दिखता। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। जानवरों से अपनी फसल बचाने के लिए किसानों के सामने आया है एक कारगर यंत्र। ग्रीनलैंड माइन अलार्म किसानों के लिए एक तरह से रामबाण का काम करेगा।
ये जो उपकरण है इसको एक छात्र ने बनाया है। इसमें जानवर के नजदीक आते ही अलार्म बजने लगेगा और जानवर जो है वो वहां से भाग जाएगा। ये रिपोर्ट आप देखिए। आवाज होगी और जानवर भाग जाएगा। ये जरा सा उपकरण किसानों की फसल को जानवरों से बचाने में बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। गोरखपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में कंप्यूटर साइंस के छात्र अविनाश वरुण ने ये उपकरण बनाया है और इसका नाम है ग्रीन लैंडमाइन अलार्म। आप सभी जानते हैं कि किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए बहुत सारे उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि देखते हैं कि अपनी बाउंड्री को बिजली के तारों से घेर देते हैं, लेकिन उससे कई पशुओं की जान जाती ही है, लेकिन कई किसान भी उसके चपेट में आ जाते हैं। उन्हीं सबको देखते हुए हमने ये ग्रीन लैंडमाइन बनाया है। कुछ खेतों में इसका ट्रायल किया गया तो इसमें किसानों ने काफी दिलचस्पी दिखाई, क्योंकि इस इलाके में छुट्टा पशुओं की परेशानी काफी बड़ी है। इसे खेतों के किनारे लगाया जा सकता है। इसमें एक स्विच सेंसर लगा है जो जरा सा दबाव पड़ते ही सक्रिय हो जाता है, लाइट चमकने लगती है और तेज अलार्म बज जाता है। इसे स्टील से बने एक बॉक्स में बनाया गया है। इसमें 3.7 वोल्ट की बैटरी लगाई जाती है। एक बार चार्ज करने पर यह 6 से 8 महीने तक काम करेगा। इसमें नंबर सेट किया जाए तो किसान के नंबर पर फोन भी आ जाता है। इसका वजन महज 200 ग्राम है। इसे बनने में 300 से 400 का खर्च आएगा। मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में छुट्टा मवेशियों की समस्या आम है। पिछले चुनावों के दौरान विपक्षी दलों ने इसका मुद्दा उठाया। किसान भी जब तक अपनी नाराजगी जाहिर करते रहते हैं। इस उपकरण से किसानों को काफी सहूलियत हो सकती है। गोरखपुर से विनीत पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।